हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं अ, कार्यालय हिंदी का एक छोटा सा विषय है हिंदी भाषा। मेरी आवाज आ रही है ना? सबसे पहले हम लोगों को एक चीज जाननी है, भाषा क्या चीज, किसे कहते हैं भाषा? भाषा सामान्य तौर से एक माध्यम है जिसके जिसके साथ हम लोग अपनी वैचारिक अभिव्यक्ति करते हैं। वैचारिक अभिव्यक्ति मतलब जो मन में भाव उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम लोग महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, वही जो भाव है वो आगे चलकर अभिव्यक्ति का माध्यम बनते हैं। अब यदि भाषा के ऊपर चर्चा करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को उस इतिहास के ऊपर भी चर्चा करनी पड़ेगी जहां से ये वास्तव में चलना शुरू हुई थी। जो आदमी के जीवन काल से शुरू होती है। एक व्यवस्था बनी थी कि सृष्टि का निर्माण हुआ और सृष्टि के निर्माण में आदम और ईड़ा नाम के दो व्यक्तियों का या दो जंतुओं का, आप कुछ भी कह सकते हैं, सृष्टि की गई। वहां से जीवन शुरू होता। बाद में व्यक्ति जो है वो एक खानाबदोश का जीवन जीना शुरू करता है। जैसे जैसे विकास होता है, व्यक्ति का भी विकास होता है और वो अ, खानाबदोश का जीवन शुरू करता है। जंगलों में रहता है, अपने लिए केवल भोजन यापन करना ही उसका एकमात्र उद्देश्य होता है। जब तक तो पेट भरना उसका उद्देश्य होता है, तब तक उसके लिए विशेष तौर से कोई दूसरा ध्येय है ही नहीं, वो सोचता ही नहीं है। लेकिन जब उसको इस बात का पता चला कि अ, हम लोगों को अगर एक साथ रहना है, एकत्रित रहना है, तो हम लोगों को बातचीत करनी है, हम लोगों को एक दूसरे के भाव समझने हैं, हम लोगों को एक दूसरे को जानना है। कैसे हम लोग अपने मन के जो विचार हैं उनको दूसरों तक लाएंगे और कैसे सामने वाले व्यक्ति को हम लोग समझ पाएंगे कि ये क्या बोलना चाह रहा है, क्यों बोलना चाह रहा है, किस तरह का इसका मानसिक स्तर है, वो कैसे जानेंगे। तो उस समय एक श्रृंखला तैयार की गई थी भाषा के रूप में। वो ये कि व्यक्ति ने सबसे पहले, जो व्यक्ति का स्तर था वो खानाबदोश था और इसलिए वो किसी से बात नहीं करता था। तो भाषा का जो स्तर बैठता है, भाषा का जो स्वरूप बैठता है, वो बैठता है मूक स्वरूप में। मूक का मतलब है कि गूंगा, एक तरह से जब बात ही नहीं करेगा तो गूंगा ही है। अब धीरे धीरे व्यक्ति ने वहां से अपने आप को परिवर्तित किया, अपने आप को विकसित किया और भाषा के उस स्तर से अलग हटकर जब वो सामाजिक क्षेत्र में आया, तो सामाजिक क्षेत्र में आके उसे महसूस हुई जरूरत अपने विचारिक अभिव्यक्ति की। तो उसने सामाजिकता के तौर पे या अभिव्यक्ति के तौर पे वहां पर आवाज, ध्वनि का निरूपण किया और केवल ध्वनि से, केवल आवाज से एक दूसरे को समझने और समझाने का वो काम करने लगा। अब बात केवल समझने और समझाने की नहीं थी। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको ना तो सीधे तौर पे समझा जा सकता है, ना समझाया जा सकता है। तो वो अभिव्यक्ति का माध्यम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो बात आवाजों से नहीं हो रही है उसको कैसे आगे तक लाया जाए।
तो व्यक्ति ने उस जो आवाज से एक नया तरीका इजाद किया। उसने क्या किया, वहां पर उस ध्वनि को संकेतों में परिवर्तित करना शुरू किया और वहां पर संकेत जो है वो चाहे किसी भी तरह के बना लेगा। कोई कोई बात अगर उसने रखनी होगी तो वहां से चाहे वो लकड़ी उठा लेगा, कोई पत्थर उठा लेगा, पत्थर पे लकीर बना देगा, कुछ भी बना देगा। वो इस तरह के संकेत जो है वो चलना उसके मन में चलना शुरू हुए और उन संकेतों को उसने माध्यम बना लिया कि इससे अभिव्यक्ति होगी। अब जब उसने मुख से ध्वनि पर और ध्वनि से संकेतों पर चलना शुरू किया तो धीरे धीरे उसको सीढ़ी दर सीढ़ी जो है उसको एक नया रास्ता मिलता गया, एक नया तरीका मिलता गया, सामाजिकता के नए दौर मिलते गए, सामाजिकता का नया व्यवहार मिलता गया और उससे वो कुछ अलग अलग परिवेश सीखता चला गया। मतलब अपनी मानसिकता को वो सीढ़ी दर सीढ़ी विकसित करता चला गया। वहीं पर उस भाषा का जो परिवेश है, जब हम लोग देखते हैं संकेतों से जब बात पूरी अभिव्यक्त नहीं हुई तो उसने वैज्ञानिक तौर से ये सोचना शुरू किया कि इसके लिए क्यों ना इन संकेतों की जगह एक कुछ ऐसे चिन्ह गढ़ दिए जाएं, कुछ ऐसे चित्र गढ़ दिए जाएं जिनसे हम लोग उस बात विशेष को या उस व्यवहार विशेष को अच्छे से लोगों तक पहुंचा सकें। अब ये जो बात उसके मन में आई कि एक कदम और ऊपर उठना है और ऊपर उठ के चिन्हों का निर्माण करना है, चिन्हों का निर्माण करना है। जब वो चिन्हों का निर्माण कर रहा था तो उस बात विशेष से उसको ये भी समझ आया कि यदि हम लोग इन चिन्हों को और ज्यादा आगे ले जाएंगे तो संभवतः क्या होगा, हम लोग उसे चित्रों में अभिव्यक्त कर सकते हैं। जो चिन्ह है वो चित्रों में अभिव्यक्त होगा। अभी आप सोच सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी बात जब हम लोग करना चाहते हैं या अभिव्यक्ति चाहते हैं उस बात की, तो सबसे पहले उस बात का जो स्तर है वो कहाँ उजागर होता है? सबसे पहले उस बात का स्तर उजागर होता है आपकी मानसिकता में। हम लोग अक्सर किसी कक्षा में जब बात करते हैं तो उस कक्षा में एक चीज अक्सर विद्यार्थियों से पूछते हैं कि उंगली कट जाए दर्द कहाँ होगा? जी गुरुजी। तो उंगली कट जाएगी, दर्द कहाँ होगा? मानसिकता में। मानसिकता। सबसे पहले जो व्यवहार शुरू होता है वो शुरू होता है मानसिकता। मानसिकता एक संकेत भेजती है कि जाओ देखो जाके उस शरीर के उस हिस्से में कुछ न कुछ हो गया। वो जो संकेत बनता है वही भाषा का प्रथम व्यवहार बनता है, वो शारीरिक भाषा का प्रथम व्यवहार बनता है और वही हम लोगों को आगे चित्रों के रूप में उस चीज को देखना और सीखना सिखाती। संकेतों से हम लोग चित्रों को उभार के जब समाज में उतरे तो हम लोगों के पास वो सारी चीजें थी जो जिससे हम लोग अपने विचारों को अभिव्यक्ति दे सकते थे। लेकिन अगर क्रमानुसार देखा जाए तो वो वैज्ञानिकता नहीं थी। हम लोगों ने पेड़ों के चित्र बनाकर अपनी भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, हम लोगों ने जानवरों के चित्रों को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, हम लोगों ने पशुओं के चित्रों को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, हम लोगों ने पक्षियों के जो शरीर के हिस्से हैं उनको अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। लेकिन इन सारी बातों से भाषा में या अभिव्यक्ति में वो वैज्ञानिकता नहीं आ पाई। उन चित्रों से व्यक्ति ने अक्षरों की तरफ बढ़ना शुरू किया कि अगर हम चित्र बना सकते हैं तो क्यों ना उसके लिए एक अच्छा सा अक्षर गढ़ लें, तैयार कर लें और तैयार करने के बाद क्या होगा, वो सदा सदैव के लिए हमारे पास रहेगा। और वही प्रक्रिया जो है वो आगे चलकर अक्षर और अक्षर से शब्द, अक्षर से वर्ण और वर्ण से शब्द और शब्द से पद और पद से
वाक्य के रूप में विकसित हुई और वही वाक्य आगे चलकर भाषा के रूप में समाज में स्थापित हुआ। अब एक छोटा सा प्रश्न, ये अक्षर क्या होता है? अक्षर का मतलब होता है जो दोनों शब्दों को अगर आप बीच में से तोड़ के देखेंगे तो और अक्षर दो शब्द बनते हैं। अ जो वर्ण है उसको अलग करके देखिए और अक्षर शब्द को अलग से देखिए। अ मतलब नकारात्मक रूप में नहीं बिल्कुल, और अक्षर का मतलब है जो समाप्त हो, तो मतलब जो कभी समाप्त ना हो, तब जाके अक्षर का निर्माण हुआ। वही बात आगे वर्णों की है। वर्ण मतलब ऐसी ध्वनियां जिनके टुकड़े नहीं होते, जिनको खंडित नहीं किया जा सकता। वही नियम आगे चलकर शब्दों पे स्थापित होता है। वो ध्वनियों का ऐसा सार्थक समूह जो जो सही मायने में अर्थ की अभिव्यक्ति कर सकता। दो या दो से अधिक ध्वनियों का सार्थक समूह शब्द कहलाता। वहीं पर वो जो दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं तो वो पद बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप लोगों के पास एक उदाहरण रहता है, पकड़ो मत जाने दो। और बिल्कुल वैसे ही दो पदों का एक वाक्य बन जाता है। पकड़ो मत अल्प विराम रहेगा, जाने दो पूर्ण विराम रहेगा। तो ये दो पद हैं, दो पदों से एक वाक्य का निर्माण होता है। और जब दो वाक्य या दो से अधिक वाक्य सामने आते हैं तो भाषा निर्मित होती है, अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बन जाता है। अगर सीधे तौर पे हम लोग भाषा का अर्थ ढूंढने निकलेंगे तो भाषा का अर्थ भाष से है। भाष का मतलब ही है बोलना या कहना। अभिव्यक्ति का माध्यम ही भाष है, जिससे हम लोग अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, जिससे हम अपने विचारों को दूसरों की मानसिकता में जाके स्थापित करते हैं। आगे अगर हम लोग व्यक्ति की भावनात्मक दृष्टिकोण से भाषा की चर्चा करेंगे तो भाषा का जो वैज्ञानिक स्तर है ना, उसमें हम लोग कई लोगों की बातों को इसमें शामिल कर सकते हैं। कई लोगों के जो लोग हैं उनकी तरह की गई बातों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। सीधे तौर पे हम लोग जब अपनी भाषा को, अपनी बोली को अपने महसूस किए हुए विचारों से सुमिलित करते हैं तो उस सुमेलन से जो एक नया स्वरूप तैयार होता है, उससे हम लोग दूसरों तक अपने विचार जो हैं वो भेजते हैं और उन विचारों को दूसरे की मानसिकता में स्थापित करते हैं। और उसी माध्यम से सामने वाला आपकी वैचारिक प्रणाली को समझता है, आपके वैचारिक अभिव्यक्ति को समझ पाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ लोगों के नाम मैंने कहे कि हम लोग भाषा में लेना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम लोग भाषा की अभिव्यक्ति का अगर केंद्र मानेंगे तो जो योग गुरु पतंजलि है, उन्होंने भाषा के बारे में चर्चा की थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि व्यक्तिवाची वर्णा येषाम् इमे ते व्यक्तवाचः। व्यक्तिवाची वर्णा येषाम् इमे ते व्यक्तवाचः। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी। जो लोगों की बातें हैं, जो भाषा के प्रति लोगों की बातें हैं, मैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ कि जो योग गुरु पतंजलि हैं, उन्होंने कहा था कि व्यक्तिवाची वर्णा येषाम् इमे ते व्यक्तवाचः। मतलब जो व्यक्ति के मुख से ध्वनियों का या वर्णों का वाचन होता है,
या अभिव्यक्ति होती है, उन वर्णों को, उन ध्वनियों को ही भाषा कहते हैं। जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं, उन्होंने कहा है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच जो वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान है ना, मनुष्य और मनुष्य के बीच में अपनी इच्छा और वस्तुओं के विषय में जो आदान प्रदान है, उस आदान प्रदान के लिए जो हम लोग ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हैं, वही वास्तव में भाषा कहलाती है। बाबूराम सक्सेना है कि एक प्राणी अपने किसी अवयव द्वारा दूसरे प्राणी पर कुछ व्यक्त कर देता है, यही विस्तृत अर्थ में भाषा कहलाती है। बिल्कुल इसी तरह से डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित अध्ययन विश्लेषणीय यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, बहुत सारे लोगों ने समय समय पर अपनी बात रखी है, बहुत सारे लोगों ने समय समय पर उसको अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है, लेकिन कुछ एक लोगों की जो बातें हैं वो हमारे मन में सीधे तौर पे घर कर जाती है। जैसे मैंने योग गुरु पतंजलि की बात की थी कि व्यक्तिवाची वर्णा एशाम इमे ते व्यक्त वाचा, मतलब लोगों द्वारा कही हुई जो बात है, जो वर्णों की अभिव्यक्ति है, वही भाषा कहलाती है। अब यदि इन बातों को लेकर हम लोग चलेंगे तो सीधे तौर पे हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं आके। निष्कर्ष है क्या कि हम लोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए, अपनी सामाजिक अभिव्यक्ति के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, जिन सामाजिक ध्वनियों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम लोग भाषा कह सकते हैं। यहाँ पर सीताराम चौधरी के शब्द हैं कि भाषा के आविर्भाव से सारा मानव संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच जाता है। भाषा के आविर्भाव से या भाषा के उत्पन्न होने से या भाषा के जन्म लेने से सारा मानव समाज जो है वो एक गूंगों की बस्ती बनने से बच जाता है। कहने का तात्पर्य ये कि कुछ चिन्हों के निर्माण की वजह से व्यक्ति की मानसिक स्थिति में विकास होता है। सुकुमार सेन के शब्दों में एक छोटा सा परिवेश देखने को मिलता है। कहते हैं कि अर्थवान कंठोदीर्ण ध्वनि समष्टि की भाषा है। अर्थवान कंठोदीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। इसी तरह से कुछ पाश्चात्य विद्वान हैं जिसमें मेरियो एपेई और फ्रैंक ग्यानोर की भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम हमारे सामने है। भाषा उन सार्थक और विश्लेषण समर्थ मानव उच्चारित ध्वनियों को कहते हैं जिनका प्रयोग मानव जो है वो विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब सीधे तौर पे भाषा क्या है? केवल अभिव्यक्ति का माध्यम, वैचारिक अभिव्यक्ति का माध्यम है, वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम है, सामाजिक आदान प्रदान का माध्यम। अब आप जिस भी स्तर से, जिस भी स्थिति से, जहां से भी आप उसको अपनाना चाहें, आप उसी दृष्टिकोण में भाषा को अपना सकते हैं। मैंने कहा ना, हमने एक स्तर से शुरू किया था, मूक स्तर से शुरू किया था, और आज हम लोग अभिव्यक्ति के दौर तक पहुंचे, जहां हम संकेतों से बात करते थे, जहां हम लोग चित्र के माध्यम से बात करते थे, जहां हम लोग अक्षरों से बात करते थे। आज हमारे पास एक पूरी सुदृढ़ और सशक्त भाषा के रूप में वो एक शैली है, एक तरीका है, एक प्रणाली है जिससे हम अच्छे से अपने बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है?
कुछ एक परिभाषाएं हैं, ये आपके सामने है। जो पाश्चात्य लोग हैं, जो पाश्चात्य व्यक्ति हैं, जिनके विचार आपके सामने है। स्वीट के अनुसार है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है, कहलाता है। या ब्लूमफील्ड जो है, ब्लूमफील्ड के अनुसार लेखक भाषा नहीं, वह दृश्य संकेतों द्वारा भाषा को अंकित करने का साधन मात्र है। कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि हम लोग जिन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, अपनी अंतरात्मा की अभिव्यक्ति करते हैं, अपनी वैचारिक शक्ति की अभिव्यक्ति करते हैं, अपनी मानसिकता की अभिव्यक्ति करते हैं, उन्हीं ध्वनि चिन्हों को, उन्हीं संकेतों को हम लोग भाषा कहते हैं। समझ आ गई बात? आगे चलते हैं। भाषा के कुछ गुण हैं, कुछ विशेषताएं हैं जो हमें सीधे तौर पे भाषा को भाषा होने की विधि बताते हैं। तो सबसे पहला जो भाषा के लक्षण हैं या विशेषताएं हैं, उनमें से है कि ये मानव मुख से निश्रित है। जो ध्वनि प्रतीक हैं वो मानव मुख से निश्रित है, मतलब व्यक्ति द्वारा वो उच्चारित होती है, व्यक्ति द्वारा वो निश्रित की जाती है, व्यक्ति द्वारा उसे गढ़ा जाता है, व्यक्ति द्वारा उसे अभिव्यक्ति दी जाती। कहने का तात्पर्य है कि ये समाज जो है वो अनेक तरह के परिवेश से भरा पूरा होता है, जिसमें मैंने कहा जीव जंतु भी होते हैं, जिसमें पशु पक्षी भी होते हैं, जिसमें कई तरह के और भी कीट पतंगे होते हैं, लेकिन सबसे समृद्ध और सबसे सशक्त जो माध्यम बनता है अभिव्यक्ति का, एक दूसरे को समझने का, जानने का, परखने का, वो व्यक्ति के मुख से या मानव मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनि या संकेत या चिन्ह ही होते हैं, जो हम लोगों को समाज में मानव का दर्जा दिलाते हैं। वैसे तो जानवर भी ढेर सारी आवाजें निकालते हैं, पशु पक्षी भी ढेर सारी आवाजें निकालते हैं, लेकिन अगर आप जानने की कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो समझने वाली जो भाषा सीधे तौर पे हम लोग जानते हैं वो केवल इंसानी भाषा है, इंसानी बोली है, जिसे हम लोग समझ पाते हैं। जैसे हम लोग आमने सामने बैठे हैं, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आप मुझे समझ पा रहे हैं, मैं आपको समझ पा रहा हूँ। ऐसा ही है। हाँ, दूसरी बात है भाव संप्रेषण का साधन। हमारे मन में जितने भी तरह के विचार आते हैं, जितने भी तरह के भाव आते हैं, उसका संप्रेषण जो है वो हम लोग भाषा के माध्यम से करते हैं, उन्हीं ध्वनि चिन्हों के माध्यम से कर पाते हैं। व्यक्ति विशेष के मन में किसी भी तरह का विचार जब आता, किसी भी तरह की सोच जब आती है या कुछ भी वो महसूस करता है, तो उसके अभिव्यक्ति के लिए केवल आपकी अपने ध्वनि चिन्ह, अपने ध्वनि संकेत ही काम आते हैं। तीसरे स्थान पर है सार्थक और विश्लेषणीय ध्वनि। जो भाषा वही ध्वनि चिन्ह बन सकते हैं, वही संकेत बन सकते हैं जो सार्थक होते हैं, जो सशक्त होते हैं, जो सबल होते हैं, जो विचारों को अभिव्यक्ति दे सकते हैं। अन्यथा और भी ढेर सारे शब्द होते हैं, ढेर सारे ऐसे सहायक क्रियाएं होती हैं जिनके बिना वाक्य तो शायद पूरा ना हो, लेकिन वो सार्थक नहीं होते। जैसे घर में अक्सर हम लोग बातचीत करते हैं, किसी भी शब्द को हम लोग 2 बार बोलते हैं। आप लोगों को उदाहरण देते हैं रोटी और राटी का। बोलते हैं घर में रोटी और राटी। तो रोटी तो शब्द बन जाता है, लेकिन राटी क्या है? गुरुजी ऐसे बोलते हैं रोटी राटी खा लो। हाँ, वो सहायक क्रिया है पहाड़ी की, पहाड़ी बोली की वो सहायक क्रिया है, लेकिन अगर स्वतंत्र रूप से अधिपत्य देखा जाए तो राटी शब्द का कोई अधिपत्य नहीं। हाँ जी। सही है।
रोटी और राटी दो मिलकर शब्द जो है वो वाक्य पूरा करते हैं पहाड़ी बोली का। लेकिन अगर हम लोग ये कहें कि रोटी बोलना ही नहीं है और सीधा राटी बोलना है तो उसका अर्थ कोई शेष नहीं रह जाता। सही है। उसके बाद है निश्चित। निश्चित ध्वनि रूप है। निश्चित ध्वनि रूप का मतलब है कि इसको भाषा को भाषा बनाने के लिए अब हम लोगों ने वैज्ञानिक तौर से निश्चित चिन्ह तैयार कर लिए। अगर आप हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी अपने आप में एक वैज्ञानिक भाषा बन गई। कौन सी वैज्ञानिक भाषा? किसके सहारे? देवनागरी लिपि के सहारे। कितने वर्ण है देवनागरी लिपि में? अगर हम लोग व्यवस्था के हिसाब से देखेंगे तो व्यवस्था के हिसाब से जो वर्णों की व्यवस्था की गई थी वो 44 वर्णों की गई थी। लेकिन आगे चल के वही वर्ण व्यवस्था जो है वो 52 तक पहुंची। आज लगभग लगभग 59 के आसपास हिंदी में वर्ण ध्वनियां हैं जिनके सहारे हिंदी जो है वो आगे बढ़ रही। सही है। समझ आया? जी गुरुजी। हाँ जी। अब हम लोग किसी भी ध्वनि का इस्तेमाल जब करते हैं तो उसका एक अर्थ निश्चित करके चलते हैं। तो एक विशेषता बनती है कि पूर्व निर्धारित अर्थ होगा, उसी के लिए हम लोग आगे ध्वनि का जो स्थापन है वो करते हैं। ध्वनियों को उसी तरह से जोड़ते हैं जिस तरह से एक सार्थक शब्द बन जाए और उसका एक अर्थ निकल के सामने आए। तो हम लोग ध्यान रखते हैं, इसी तरह के परिवेश को सामने रखकर ध्यान रखते हैं कि इसका ऐसा अर्थ बनाना है तो इन ध्वनियों को जोड़ा जाए ताकि वही अर्थ लोगों को भी मिले और जनता भी उसी अर्थ और उसी परिवेश को जान समझ सके। समझ आई बात? एक जो विशेषता सामने आती है वो है सामाजिकता। सामाजिकता का मतलब है कि हम लोग जब भी बातचीत करने लगते हैं तो बातचीत करते वक्त हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो बात हम लोग कर रहे हैं वो समाज के योग्य है कि नहीं। समाज के साथ हम लोग बात कर सकते हैं कि नहीं। इस तरह की अक्सर हम लोग कक्षा में कहते हैं कि किसी भी बात को किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी नहीं कहा जा सकता। सही है। किसी भी बात को किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी समय कभी भी कहीं भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर एक चीज की अपनी मर्यादा है, हर एक चीज के अपने नियम हैं और उन नियमों के तहत रहते हुए हम लोगों को लोगों से व्यवहार करना पड़ता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हम लोग अपने मित्रों से नहीं कह सकते और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हम माता पिता से नहीं कह सकते। कुछ बातें ऐसी होती हैं माता पिता से कह सकते हैं, भाई बहन से नहीं कह सकते, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको भाई बहन से कह सकते हैं, माता पिता से नहीं कह सकते। तो ये जो सामाजिक संबंध है उसके अनुरूप हम लोग अपनी भाषा का निर्माण करते हैं, उसके अनुरूप हम लोग अपनी भाषा को अभिव्यक्ति देते हैं। समझ आ गई बात? जी गुरुजी। उसके बाद है भाषा जो है एक अर्जित संपत्ति होती है। अर्जित मतलब कमाई हुई संपत्ति। अब कमाने से मतलब क्या है? हम लोगों को भाषा जो है वो विरासत के तौर पे मिली, जो हमारे पूर्वजों ने कहीं सीखी है, जो हमारे पूर्वजों ने कहीं समझी है, उसी तौर पे हम लोगों को ये भाषा देखने को मिली। अब बड़ी बात यह है कि पूर्वजों ने कहाँ से सीखी, और जो पूर्वजों ने सीखी है वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है और थोड़ा सा विकास करके वो हम तक पहुंच गई। यदि आज हम लोग ये कहें कि ये जो भाषा हम उच्चारित कर रहे हैं ये भाषा हमने खुद बनाई है तो वो सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि हमने ये जो भाषा सीखी है, बोली सीखी है, उच्चारण सीखा है, वो सब अपने माता पिता से सीखा।
और माता पिता ने अपने माता पिता से सीखा है, उनके माता पिता ने उनके माता पिता से सीखा है, एक लंबी श्रृंखला। तो इसलिए भाषा जो है वो अर्जित संपत्ति है सबकी, एक दूसरे से कमाई हुई संपत्ति है, विरासत के तौर पे मिली हुई संपत्ति। उसके बाद है परिवर्तनशील है। कोश कोश में बदले बानी, चार कोश में, कोश कोश में बदले पानी, चार कोश में बदले बानी। ये कहावत बहुत पुरानी है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोश, एक कोश के मध्य जो है वो पानी का स्वाद बदल जाता है, और 3 से 4 कोश के बीच में भाषा का स्तर बदल जाता है, भाषा का व्यवहार बदल जाता है। भाषा या तो थोड़े से अलग परिवेश में चली जाती है, या थोड़ा सा विकास कर लेती है, या थोड़ा सा अपने आप को उन्नत बना लेती है, और उन्नत बनने के बाद वो दूसरे परिवेश का हिस्सा हो जाती। इसलिए भाषा का जो स्तर है वो हमेशा से परिवर्तनशील रहा। उसके बाद भाषा जो है वो दोनों अवस्थाओं की मानी जाती है, संयोग अवस्था की भी मानी जाती है और वियोग अवस्था की भी मानी जाती है। मतलब सुख की भी भाषा है और दुख की भी भाषा। सुख की भाषा में हम लोग प्रसन्नचित होकर उच्चारण करते हैं, दुख की भाषा में मानसिक रूप से हम लोग अपने विचारों को अवरुद्ध करके उच्चारण करते हैं। तो हम लोग उस भाषिक उच्चारण का हिस्सा बन पाते हैं। इसलिए दोनों तरह की परिस्थितियों के अभिव्यक्ति का ये माध्यम है, दोनों तरह की परिस्थितियां इससे अभिव्यक्त होती। और भाषा जो है वो एक परंपरा से संबंध रखती है, लंबी श्रृंखला से। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की, भाषा एक लंबी श्रृंखला से संबंध रखती है। कहने का तात्पर्य ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही। मैंने पहले जो श्रृंखला आपको समझाई, कहीं मूक थी, कहीं मूक के बाद ध्वनि आई, फिर संकेत आए, फिर संकेत के बाद चिन्ह आए, फिर चित्र आए, फिर चित्रों के बाद अक्षर, वर्ण, शब्द, और फिर पद, फिर वाक्य, और फिर भाषा का स्तर बना। तो इस तरह से एक लंबी श्रृंखला से होकर गुजर कर आई है। और लंबी श्रृंखला को अगर आप ये कहेंगे कि ये विकास की सीढ़ियां चढ़ते हुए पहुंची और आज एक उन्नत स्वरूप में समाज को अपनी सेवाएं दे रही। समझ आ गई बात? समझ आई बात? मेरी बात समझ आई? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी गुरुजी। जी गुरुजी। चलिए, आज के लिए केवल इतना ही। आज के लिए केवल हम लोग ये सोच के चलेंगे कि हमने भाषा का स्वरूप देखा, भाषा की प्रक्रिया देखी, भाषा का गुण देखा, भाषा की विशेषताएं देखी। सही है? कल हम लोग एक नई, अगर बारिश होती है तो एक नए विषय के साथ यहाँ हाजिर होंगे, और अगर बारिश नहीं होती तो कक्षा समय सारणी के अनुरूप चलेगी। समझ आ गई बात?